भारतीय मौसम विभाग ने हाल ही में चेतावनी जारी की है कि बंगाल की खाड़ी में बन रहा एक तूफान जल्द ही भारत के तटों से टकरा सकता है और इस तूफान की वजह से खासतौर पर तमिलनाडु और इसके आसपास के क्षेत्रों में भारी नुकसान देखने को मिलेगा। आज इस वीडियो में हम इसी तूफान और चक्रवात से संबंधित तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी उन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज यानी खबर की बात करेंगे। इसके बाद ये जो हालिया तूफान है मेंडस चक्रवात, इस चक्रवात के विषय में कुछ बुनियादी बातें जानेंगे। इसके अलावा चक्रवात इन जनरल क्या होता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होता है, इसके अलावा चक्रवातों का नामकरण किस तरह से किया जाता है और भारत में चक्रवातों की क्या स्थिति है, इन तमाम बिंदुओं पर बात करेंगे और अंत में एक प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे। प्रश्न जो है वो मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आज का जो पूरा वीडियो है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से संबंधित है और आप इसे भौतिक भूगोल और चक्रवात जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले अपनी खबर देखते हैं। आज की हमारी जो खबर है वो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। हमारी खबर है कि साइक्लोन मेंडस अप्रोचिंग, हियर इज ऑल यू नीड टू नो। सीधी सी खबर है कि साइक्लोन मेंडस भारत को अप्रोच कर रहा है, जल्द ही भारत में पहुंचने वाला है। तो उस चक्रवात के बारे में, इसके अलावा चक्रवात इन जनरल क्या होता है, साइक्लोन क्या होता है, इनका निर्माण किस तरह से होता है, इन तमाम बिंदुओं को लेकर इस खबर में समझने की कोशिश की गई है। ये तो खबर की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले चक्रवात मेंडस यानी इस मेंडस चक्रवात से संबंधित कुछ बुनियादी बातें जान लेते हैं। तो हमने पहले ही बात की कि आईएमडी यानी इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने हाल ही में एक चेतावनी जारी की है। इस चेतावनी में बताया गया है कि भारत के पास ही बंगाल की खाड़ी में बन रहा एक चक्रवात जल्द ही भारतीय तटों से टकरा सकता है और इस पूरे चक्रवात की वजह से मुख्य तौर पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी जैसे क्षेत्रों में भारी नुकसान, भारी बारिश देखने को मिल सकती है। आईएमडी का कहना है कि ये जो चक्रवात है, चक्रवात मेंडस, इसकी वजह से इन क्षेत्रों में भारी बारिश होगी और खासतौर पर तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में इस चक्रवात की वजह से भारी जानमाल का नुकसान देखने को मिल सकता है। अब इस चक्रवात की पृष्ठभूमि की बात करें, इसके नामकरण की बात करें, तो इस चक्रवात को जो नाम दिया गया है वो नाम मुख्य तौर पर संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई द्वारा दिया गया है। ये एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है खजाने की पेटी यानी ट्रेजर्स बॉक्स। तो इस तरह से ये जो नाम है ये संयुक्त अरब अमीरात द्वारा दिया गया है और इस चक्रवात का जो जन्म हुआ है वो मुख्य तौर पर बंगाल की खाड़ी में हुआ है। तो ये तो चक्रवात की बात हुई, चक्रवात की पृष्ठभूमि की बात हुई, इससे संबंधित कुछ बुनियादी बातों पर हमने जानने की कोशिश की। अब आगे बढ़ते हैं और चक्रवात क्या होता है, इन जनरल क्या होता है, उस पर बात कर लेते हैं। तो चक्रवात को हम एक नेचुरल सिस्टम के तौर पर देख सकते हैं जहां पर जो विंड होती है, जो हवा होती है, उच्च दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर, अंदर की ओर रोटेट करती है। यानी इस पूरी प्रोसेस के दौरान, इस पूरे सिस्टम के दौरान हवा उच्च दबाव वाले क्षेत्र से आती है निम्न दबाव वाले क्षेत्र में और वहां पर हवा का रोटेशन देखने को मिलता है। अब इस पूरे प्रोसेस का निर्माण किस तरह से होता है, ये पूरा सिस्टम बनता कैसे है, उस पर हम आगे बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस होता है। फिलहाल इसके बुनियादी बातें जानने की कोशिश करते हैं और बुनियादी बात ये है कि ये जो रोटेशन होता है, ये रोटेशन उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होता है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज होता है, जबकि सदर्न हेमिस्फेयर में ये जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज होता है। अब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्या होता है, तो क्लॉकवाइज का मतलब होता है कि घड़ी की दिशा में घूमना। घड़ी किस तरह से मूव करती है, तो घड़ी इस तरह से मूव करती है, तो ये हो गया क्लॉकवाइज। अब इसी का उल्टा एंटी क्लॉकवाइज होता है, यानी इस तरह से मूव करना। और जो उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो रोटेशन होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, जबकि सदर्न हेमिस्फेयर में जो रोटेशन होता है वो क्लॉकवाइज होता है। अब इस तरह का प्रोसेस बनता कब है, इस तरह का सिस्टम बनता कब है, इस तरह का सिस्टम बनता है जब समुद्र में मौजूद जो ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होती है, वो वायुमंडल में जाती है, वो हमारे एनवायरमेंट में जाती है, तभी इस तरह का कोई प्रोसेस बनता है। अब वो जाती कैसे है उस पर हम आगे बात करेंगे। फिलहाल ये जान लेना जरूरी है कि विश्व मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में हर साल इस तरह के 60 से 70 चक्रवात के सिस्टम बनते हैं, साइक्लोन सिस्टम बनते हैं और इन सिस्टम्स की वजह से दुनिया भर के तमाम देशों को
भारी मात्रा में, व्यापक मात्रा में जानमाल का नुकसान झेलना पड़ता है। इसके अलावा चक्रवात के विषय में, साइक्लोन के बारे में सबसे विशेष बात, सबसे स्पेशल बात ये होती है कि विषुवतीय क्षेत्र यानी इक्वेटोरियल रीजन, जिसे हम मुख्य तौर पर 5 डिग्री अक्षांतर उत्तर और 5 डिग्री अक्षांतर दक्षिण में के तौर पर परिभाषित कर सकते हैं। इस पूरे क्षेत्र में जो इक्वेटोरियल रीजन है, इस पूरे क्षेत्र में हमें कोई भी चक्रवात देखने को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में कोरियोलिस बल मौजूद नहीं होता है। कोरियोलिस फोर्स इस पूरे क्षेत्र में काम नहीं करता है। इसी कोरियोलिस फोर्स की अनुपस्थिति की वजह से इस पूरे क्षेत्र में हमें कोई भी साइक्लोन देखने को नहीं मिलता है। अब यहाँ सवाल उठता है कोरियोलिस फोर्स क्या है? तो कोरियोलिस फोर्स को भी हम आगे विस्तार से समझेंगे। फिलहाल ये चक्रवात के बारे में कुछ बुनियादी बातें हुई। इसके अलावा चक्रवात के कितने प्रकार होते हैं? तो चक्रवात के 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन, और ट्रॉपिकल साइक्लोन मुख्य तौर पर ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलता है। ये कौन सा रीजन है? तो ये वो रीजन है जो मुख्य तौर पर कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में देखने को मिलती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी 23.5 डिग्री साउथ। तो इन दोनों रीजन्स के बीच जो क्षेत्र आता है उस क्षेत्र को ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है, और इसी ट्रॉपिकल रीजन में हमें ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक दूसरे तरह के साइक्लोन भी होते हैं। इन साइक्लोन्स को एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहा जाता है, यानी अतिरिक्त उष्ण कटिबंधीय चक्रवात या फिर समशीतोष्णीय चक्रवात। और ये जो चक्रवात होते हैं ये कर्क रेखा से ऊपरी वाले क्षेत्र में और मकर रेखा से निचले क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम मुख्य तौर पर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पर बात करेंगे, क्योंकि हाल ही में जो साइक्लोन आया है मेंडस साइक्लोन, ये साइक्लोन भी मुख्य तौर पर उष्ण कटिबंधीय साइक्लोन ही है। और भारत में जो अधिकांश साइक्लोन आते हैं वो अधिकांश साइक्लोन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात करें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को तमाम क्षेत्रों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। उदाहरण के लिए यदि आप भारतीय क्षेत्र में रहेंगे या फिर ऑस्ट्रेलिया के आसपास वाले क्षेत्र में रहेंगे तो इस तरह की घटना को साइक्लोन्स ही कहा जाता है। लेकिन यदि आप अमेरिका के पास जाएंगे, अमेरिकी कॉन्टिनेंट में जाएंगे, मैक्सिको के पास जाएंगे तो इस तरह की किसी भी घटना को हरिकेन कहा जाता है। इसके अलावा यदि आप अमेरिकन कॉन्टिनेंट और अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के बीच में जाएंगे तो इस तरह की घटना को हरिकेन कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर यदि आप साउथ चाइना सी के आसपास जाएंगे तो इस पूरे क्षेत्र में इस तरह की कोई भी घटना यदि देखने को मिलती है तो उस घटना को टाइफून कहा जाता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर इस तरह की घटना को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं इनका निर्माण किस तरह से होता है, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं। इन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात करें, इनको परिभाषित करने की कोशिश करें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन को हम एक विशाल इंजन के तौर पर परिभाषित कर सकते हैं, जिस इंजन में मुख्य तौर पर गर्म और नम हवा को, यानी ऐसी हवा जो गर्म हो और जिसमें कुछ हद तक नमी मौजूद हो, इसी तरह की हवा को ईंधन के तौर पर, फ्यूल के तौर पर उपयोग किया जाता है। तो ये उसकी परिभाषा हुई। अब इसके निर्माण के लिए ट्रॉपिकल जो साइक्लोन्स होते हैं, इन साइक्लोन्स के निर्माण के लिए कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं। इन्हीं कंडीशंस में हमें ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं। कंडीशंस की बात करें तो सबसे पहली कंडीशन है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का निर्माण केवल व्यापक समुद्री सतह पर ही होता है, यानी जो भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं वो केवल समुद्रों में ही बनते हैं। इसके अलावा दूसरी परिस्थिति ये है कि जो समुद्र की सतह है उस समुद्र की सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए या फिर इससे थोड़े इसके आसपास होना चाहिए। इसके अलावा तीसरी कंडीशन और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि उस क्षेत्र में कोरियोलिस बल उपस्थित होना चाहिए, कोरियोलिस फोर्स मौजूद होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन हुई। जब ये 3 कंडीशन आपस में मिल जाती हैं, कुछ इंटरेक्शन होता है, तो इसकी वजह से एक साइक्लोन का निर्माण होता है। लेकिन ये निर्माण होता किस तरह से है, इसका पूरा प्रोसेस क्या है? इस पूरे साइक्लोन के निर्माण की प्रोसेस की बात करें तो हम जानते हैं कि जो ट्रॉपिकल एरिया होता है, जो ट्रॉपिकल रीजन होता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है, इस पूरे क्षेत्र में जो सौर ऊर्जा की मात्रा है वो बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, बहुत व्यापक स्तर पर पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में सूर्य की जो किरणें हैं वो लंबवत पड़ती हैं, वर्टिकल पड़ती हैं, और लंबवत पड़ने की वजह से इस पूरे क्षेत्र में सूर्य की जो सौर ऊर्जा होती है वो बहुत व्यापक मात्रा में मौजूद होती है
और जैसे जैसे आप ट्रॉपिकल रीजन से पोलर रीजन की तरफ जाएंगे तो सूर्य की किरणें तिरछी होती चली जाती हैं, और तिरछी होने की वजह से उनका जो प्रभाव है वो भी कम हो जाता है। और यही वजह है कि पोलर रीजन में बहुत ज्यादा गर्मी देखने को नहीं मिलती है और ट्रॉपिकल रीजन में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। अब ट्रॉपिकल रीजन में इस पूरे प्रोसेस की वजह से जब बहुत ज्यादा गर्मी देखने को मिलती है तो इस क्षेत्र में एक निम्न दबाव वाले क्षेत्र का निर्माण होता है, एक लो प्रेशर एरिया का निर्माण होता है। लो प्रेशर एरिया बनने की वजह से इस पूरे क्षेत्र में जो वायु मौजूद होती है, जो हवा मौजूद होती है, वो लो प्रेशर की वजह से, गर्मी की वजह से, तापमान ज्यादा होने की वजह से धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। अब ये हवा जब ऊपर जाती है तो यहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट होता है, खाली स्थान बनता है, और इस वैक्यूम को भरने के लिए इसके आसपास, इस पूरे रीजन के आसपास की जो हवा है वो इस क्षेत्र में आने लगती है। तो इस तरह से इस पूरे क्षेत्र में एक वैक्यूम बना है, हवा ऊपर जा रही है और कहीं और से हवा अंदर आ रही है। तो इस तरह से जब ये वाली जो हवा जो ऊपर जा रही थी, ये हवा जब ऊपर पहुंचती है, ट्रोपोपॉज के आसपास पहुंचती है, तो यहाँ पर जैसे जैसे ये हवा ऊपर जाती है तो तापमान भी कम होने लगता है, ठंड भी बढ़ने लगती है। तो ऐसे में ये हवा भारी होने लगती है। अब जब हवा भारी हो जाती है तो हम जानते हैं कि सीधा सा नियम है कि जब हवा भारी हो जाती है तो वो नीचे की ओर आती है। तो इस तरह से हवा नीचे आने लगती है और इस पूरे प्रोसेस में एक सर्कल बन जाता है। इस पूरे प्रोसेस में एक सर्कल का निर्माण होता है, ऐसा ही एक रोटेशन बन जाता है। ये पूरा एक सिस्टम बन जाता है और सिस्टम में हवा ऊपर जाती है और हवा नीचे आती है। इसी पूरे प्रोसेस में चक्रवात का निर्माण होता है। अब इस पूरे प्रोसेस के दौरान जब ये हवा ऊपर जा रही है यहाँ से, तो इस हवा के साथ कुछ नमी भी ऊपर जाती है। अब जब ये नमी ऊपर जाती है तो धीरे धीरे जब यहाँ पर ट्रोपोपॉज के आसपास पहुंचती है तो इस पूरे क्षेत्र में क्योंकि तापमान बहुत ज्यादा कम होता है तो वहां पर कंडेंसेशन होता है, वाष्पीकरण होता है, और वाष्पीकरण की वजह से वहां पर बादलों का निर्माण होता है। और बादल, जब ये पूरे बादलों का निर्माण हो जाता है तो धीरे धीरे जो हवा ऊपर जा रही है, इस हवा के ऊपर जाने की वजह से यहाँ पर जो बादल बने थे, ये बादल दूसरी तरफ को मूवमेंट करने लगते हैं और इस तरह से एक पूरे कंप्लीट साइक्लोन का निर्माण हो जाता है। इसके अलावा साइक्लोन में एक आई भी देखने को मिलती है। साइक्लोन का जो सेंटर होता है, उस सेंटर को हम साइक्लोन की आई कहते हैं। और इस साइक्लोन के सेंटर में जो जो दबाव होता है, जो जो वायु का दाब होता है, वो बहुत ज्यादा कम होता है। और ये सेंटर बहुत ज्यादा शांत होता है, यहाँ पर कोई हवा नहीं चलती है, क्योंकि हवाएं तो आपस में ये जो जो दीवार बनी हुई है, इसी दीवार से ऊपर जा रही हैं और इसी दीवार से अंदर जा रही हैं। तो इसकी वजह से जो साइक्लोन का सेंटर होता है वो बहुत ज्यादा शांत होता है, वहां पर कोई हवा नहीं चलती। लेकिन साइक्लोन के सेंटर के आसपास का जो क्षेत्र होता है वो बहुत ज्यादा वॉयलेंट होता है, बहुत ज्यादा गतिशील होता है। तो ये साइक्लोन की सबसे बड़ी विशेषताएं होती हैं। लेकिन अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर हमने साइक्लोन का निर्माण तो कर लिया, लेकिन इस साइक्लोन में मूवमेंट कैसे आती है, ये साइक्लोन रोटेट कैसे होता है। तो इस साइक्लोन का रोटेशन होता है कोरियोलिस फोर्स की वजह से। कोरियोलिस फोर्स को समझने की कोशिश करें तो इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप किसी एक बिंदु पर खड़े हैं और आपका दोस्त आपके सामने ही किसी दूसरे बिंदु पर खड़ा है, और आप अपने दोस्त के पास एक बॉल फेंकते हैं। तो जाहिर तौर पर जब आप बॉल फेंकेंगे तो वो बिल्कुल सीधे जाएगी। लेकिन अब इस पूरी स्थिति को हम बदल देते हैं, इसमें कुछ नए एलिमेंट ऐड करते हैं। अब मान लीजिए कि आप अपने बॉल के साथ इक्वेटर पर खड़े हैं और आपका दोस्त आपसे थोड़ी दूर किसी ट्रॉपिकल रीजन में खड़ा हुआ है। अब आप अपने दोस्त के पास बॉल फेंकते हैं, तो हमारी पहले की गणना के मुताबिक, हमारे पहले के उदाहरण के मुताबिक वो बॉल बिल्कुल सीधी जानी चाहिए थी। लेकिन यदि आप इस पूरी स्थिति में जाएंगे तो ये बॉल सीधी नहीं जाएगी, बल्कि इसका मूवमेंट थोड़ा राइट की साइड होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप बॉल तो फेंक रहे हैं, लेकिन आपके फेंकने के साथ अर्थ भी रोटेट कर रही है, और हम जानते हैं कि अर्थ जो है वो वेस्ट साइड से ईस्ट साइड की ओर रोटेट करती है। तो जब अर्थ का मूवमेंट होता है तो जाहिर तौर पर आपका जो दोस्त है वो थोड़ा आगे निकल जाएगा। तो जब अर्थ मूवमेंट करती है तो इसकी वजह से आपका ये जो क्षेत्र है पूरा, जिस क्षेत्र में आपका दोस्त खड़ा है, वो क्षेत्र भी थोड़ा आगे पहुंच जाएगा। तो इस तरह से बॉल में हमें एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये जो मूवमेंट होता है ये राइट साइड में होता है, जबकि सदर्न हेमिस्फेयर में ये जो मूवमेंट होता है ये लेफ्ट साइड में होता है। तो इसी मूवमेंट को, जिस मूवमेंट की वजह से बॉल की दिशा में कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है, इसी मूवमेंट को हम कोरियोलिस फोर्स के नाम से जानते हैं। तो हम कह सकते हैं कोरियोलिस फोर्स कोई विशेष फोर्स नहीं होती है। इस फोर्स का जो जन्म होता है, इस बल का जो जन्म होता है, वो केवल अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है। और यदि अर्थ रोटेट करना बंद कर देती है तो कोरियोलिस फोर्स की
कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, कोरियोलिस फोर्स का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह जाएगा। तो ये तो कोरियोलिस फोर्स की बात हुई। तो इसी फोर्स की वजह से हमें चक्रवात में भी मूवमेंट देखने को मिलता है, चक्रवात में भी रोटेशन देखने को मिलता है। चक्रवात इसी फोर्स की वजह से रोटेट करता है और धीरे धीरे वो लैंड की तरफ जाने लगता है। अब हमने पहले ही बात की थी कि चक्रवात को बनने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहला है उष्मा यानी गर्मी, और दूसरा कोरियोलिस फोर्स, और तीसरा है नमी यानी कि पानी की जरूरत होती है। ऐसे में जब जो पूरा चक्रवात है, चक्रवात का जो सिस्टम है, वो धीरे धीरे लैंड की तरफ जाता है, और जब लैंड पर पहुंचता है, तट पर पहुंचता है, तो वहां पर उसके पास केवल 2 फोर्सेस ही, केवल 2 एलिमेंट्स ही मौजूद होते हैं। गर्मी मौजूद होती है और कोरियोलिस फोर्स मौजूद होता है। लेकिन पानी जो उसका इंजन है, पानी जो इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नमी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो नमी समाप्त हो जाती है। तो जैसे ही चक्रवात का जो सिस्टम है वो लैंड पर पहुंचता है, तट पर पहुंचता है, उस तट पर पहुंचने के साथ ही चक्रवात समाप्त हो जाता है। तो ये तो चक्रवात की शुरुआत की बात हुई, चक्रवात के अंत की बात हुई। तो ये तो चक्रवात किस तरह से बनता है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन किस तरह से बनता है, हमने उस पर बात की। अब आगे बढ़ते हैं और चक्रवातों का नामकरण किस तरह से किया जाता है, उस पूरे प्रोसेस को समझ लेते हैं। तो चक्रवातों के नामकरण के लिए जो तमाम महासागरीय बेसिन हैं, इन तमाम महासागरीय क्षेत्रों में बनने वाले चक्रवातों के नामों को निर्धारित करने के लिए दुनिया भर में कुछ क्षेत्रीय विशेष मौसम विज्ञान केंद्र बनाए गए हैं, कुछ डेजिग्नेट किए गए हैं। यानी क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र यानी रीजनल स्पेशल मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स बनाए गए हैं, और दुनिया भर में इस तरह के 6 सेंटर मौजूद हैं। और IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी इन्हीं सेंटर्स में से एक है। अब पूरे क्षेत्र में, अब भारत के आसपास वाले क्षेत्र में, हिंद महासागर क्षेत्र में बात करें तो इस पूरे क्षेत्र में बनने वाले किसी भी चक्रवात के नामकरण की जो विधि है, उस विधि को साल 2004 में निर्धारित किया गया था, साल 2004 में अपनाया गया था। इस पूरी विधि के मुताबिक हिंद महासागर क्षेत्र के आसपास जो भी देश मौजूद हैं, वो तमाम देश अपने नामों की एक सूची देते हैं। वो चक्रवात का जो भी नाम तय करना चाहते हैं, उस नामों की एक सूची देते हैं, और उसी सूची के आधार पर समय समय पर जो चक्रवात देखने को मिलते हैं, बारी बारी से वो नाम तय किए जाते हैं। एक पूरी सूची लाई जाती है, तमाम देशों के द्वारा दिए गए नामों को एकत्रित किया जाता है, उससे एक सूची बनाई जाती है, और उसी सूची के आधार पर हर बार इन नामों को, चक्रवातों का नामकरण किया जाता है। जिस तरह से इस बार UAE का नाम निर्धारित किया गया है, UAE ने जो नाम दिया था वो नाम दिया गया है, इसके बाद किसी और देश की बारी आएगी, फिर उसके बाद किसी और देश की बारी आएगी। तो इसी तरह से दुनिया भर में चक्रवातों का नाम तय किया जाता है। तो ये तो चक्रवातों के नामकरण की बात हुई। अब भारत में चक्रवातों की क्या स्थिति है, उस पर बात कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है, ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है, और इसी वजह से भारत में मुख्य तौर पर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ही देखने को मिलते हैं। और हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कैसे बनते हैं उस पर पहले ही बात कर ली है। तो भारत में केवल ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं, और ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी मुख्य तौर पर अक्टूबर नवंबर महीने में और मई जून महीने में दिखाई देते हैं। इन दोनों पीरियड्स में ही क्यों? क्योंकि अक्टूबर और नवंबर महीने में नमी बहुत ज्यादा होती है, और मई और जून के महीने में उष्मा बहुत ज्यादा होती है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है। इसी वजह से इन 2 पीरियड्स के दौरान हमें साइक्लोन्स भारत में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। और ये साइक्लोन भी मुख्य तौर पर भारत के आसपास बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में देखने को मिलते हैं। IMD के आंकड़ों के मुताबिक, भारतीय मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, भारत के आसपास हर साल औसतन 5 जो साइक्लोन सिस्टम हैं वो विकसित होते हैं। और इन साइक्लोन सिस्टम्स में भी 4 साइक्लोन सिस्टम बंगाल की खाड़ी और 1 साइक्लोन सिस्टम अरब सागर में देखने को मिलता है। तो ये तो भारत में साइक्लोन की क्या स्थिति है, उस स्थिति पर बात हुई। अब अंत में एक प्रश्न पर भी चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न जो है वो मेंस का है, और आप 250 शब्दों में इस प्रश्न को लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आज का जो हमारा प्रश्न है कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बड़े पैमाने पर दक्षिण चीन सागर, बंगाल की खाड़ी और मेक्सिको की खाड़ी तक ही सीमित है, क्यों? यानी आपको बताना है कि इन्हीं क्षेत्रों में, यानी ये जो क्षेत्र है तमाम, ये क्षेत्र ट्रॉपिकल रीजन में पड़ते हैं। तो आपको बताना है कि ट्रॉपिकल रीजन में ही सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्यों देखने को मिलते हैं, इसके आपको उनके उस तरह के क्या कारण है कि इन क्षेत्रों में इस तरह के तूफान आते हैं, इस तरह के चक्रवात आते हैं। आपको उन कारणों पर विस्तार से चर्चा करनी है। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इस बार भारत में जो मेंडस तूफान आ रहा है, जो मेंडस चक्रवात आ रहा है, इस चक्रवात का नाम किस देश द्वारा दिया गया है।
मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगी, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे पास तमाम तरह की बेहतरीन वीडियोस मौजूद हैं, तमाम तरह के बेहतरीन कार्यक्रम मौजूद हैं। इन डेप्थ कार्यक्रम है, इन फोकस कार्यक्रम है, तो इन कार्यक्रमों का लाभ उठाना भी ना भूलें आप। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।